Hello friends, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about some very important questions which are very important for uh, all exam. तो गाइस जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये आज जो क्वेश्चन है ये ब्लड से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस विटामिन से भी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं अब शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे 79 क्वेश्चन। टोटल 79 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसीलिए हम लोग ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिससे कि सारा क्वेश्चंस एक निश्चित समय पे हो जाए। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो गाइज आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले जैसे नोट है मानव रक्त। हम लोग ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे। मानव रक्त को कहेंगे ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऊतक को हम टिश्यू भी कहते हैं, टिश्यू। तो मानव रक्त किस प्रकार का टिश्यू है या ऊतक है। तो पहला ऑप्शन में पहला दिया है तरल संयोजी ऊतक, दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा एक्चुअली इसमें आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी क्यों होगा मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि तरल संयोजी ऊतक को ही इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसका मतलब तरल संयोजी भी हमारा सही है, फ्लूइड कनेक्टिव भी सही है। तो सी में है उपयुक्त दोनों, मतलब पहला ए और बी दोनों। तो इसका मतलब हम मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आपका आंसर होगा मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके गाइज, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है मानव शरीर मीन्स ह्यूमन बॉडी में ब्लड का जो अमाउंट होता है वह हमारे टोटल वेट का कितना परसेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका मतलब हमारे पूरे शरीर का जो वेट है उस वेट का कितना परसेंट जो है हमारे बॉडी में ब्लड होता है। तो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के वेट का 7% पार्ट जो है हमारे बॉडी में ब्लड का होता है, इसीलिए आपका आंसर ए सही होगा यहाँ पे। तो हमारे जैसे क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है, तो हमारे शरीर में मनुष्य के शरीर का जो टोटल वेट है उसकी वेट का 7% जो है हमारे बॉडी में ब्लड होता है। तो आंसर ए आपका सही होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करेंगे। थर्ड दिया है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो अभी मैं पिछले वीडियो में जब मैं विटामिन पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मनुष्य का जो ब्लड होता है वो कांस्टेंट होता है 7.4। यदि 0 पीएच यदि ब्लड का पीएच होता 7.4, यदि किसी मनुष्य के का जो ब्लड का पीएच 7.4 है उसमें 0.2 परसेंट भी यदि कमी होती है या ज़्यादा इसका पीएच होता है तुरंत आदमी जो है वो डेड हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सपायर कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है। तो देखिए रक्त का पीएच मीन्स ब्लड का पीएच कितना होता है, तभी मैं कल बताया था ब्लड का पीएच होता है 7.4, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप देख रहे हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का पीएच 7.4 होने के कारण रक्त क्या है। तो एक बात और जानिएगा, एक दिन मैं आपको बताया भी था, यदि वैल्यू 0.0 से लेकर 6.9 तक होगी तो ये एसिडिक रेंज है। तो जान लीजिए वो कंपाउंड का मीडियम एसिडिक होगा। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यदि सपोज करिए किसी भी ब्लड का पीएच या किसी भी कंपाउंड का पीएच 7.0 है तो वह कंपाउंड न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब हुआ ना तो एसिडिक मीडियम में होगा ना तो बेसिक में। लास्ट, यदि 7.1 से लेकर किसी का पीएच 7.1 से लेकर
14.0 तक जाता है तो वो उसका मीडियम बेसिक होगा। बेसिक मीन्स क्षारीय मीडियम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, कह रहा है कि 7.4, इसका मतलब ये बेसिक की रेंज में जा रहा है। तो बेसिक को क्षारीय कहते हैं, तो इसलिए मनुष्य के रक्त का पीएच 7.4 होने के कारण रक्त क्या है, तो रक्त एक क्षारीय है। सी सही होगा आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया है मानव शरीर में मीन्स ह्यूमन बॉडी में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा कि मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर तक ब्लड हो सकता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो अच्छे से आप नोट कर लीजिए कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है, कितने लीटर ब्लड होता है। तो ह्यूमन बॉडी में औसतन जो है 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड ह्यूमन शरीर में होता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा, क्योंकि बी में दिया है 5 to 6 लीटर, यही सही है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो है, आप थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लें। यस, अब देखिएगा, दिया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो है कितना होता है। तो जो पुरुष मीन्स ह्यूमन, अब ह्यूमन में ह्यूमन में सब आ जाते हैं, आप ऐसे बोलिए मेल। जो मेल होते हैं, मेल का मतलब जो पुरुष आप जान ही रहे हो, ठीक है। आप हिंदी में कह सकते हो कि जैसे कि औरत और आदमी। तो जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनकी तुलना में महिलाओं में ब्लड कितना होता है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्लड जो है आधा लीटर कम होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है, तो आपका आंसर होगा आधा लीटर कम होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला है हेमेटोलॉजी, दूसरा है ऑन्कोलॉजी, तीसरा है एस्ट्रोनॉमी और डी है एथोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद कर लेना चाहिए कि रक्त मीन्स ब्लड को जो हम स्टडी करते हैं, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ब्लड को अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। आपका ए ऑप्शन सही होगा। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रट भी लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है रक्त के कितने भाग होते हैं। तो आप अच्छे से रट लीजिए, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो रक्त के मेनली जो है, रक्त के कितने भाग मीन्स ब्लड के कितने पार्ट होते हैं मेन, ठीक है। तो ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिएगा, कह रहा है रक्त के कितने भाग होते हैं। तो रक्त मीन्स ब्लड के मेनली कितने पार्ट होते हैं, ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप नेक्स्ट देख रहे हैं 10 क्वेश्चन पे दिया है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लाज्मा से यदि, ये हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा से यदि फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है वो सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो फिर से आप क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। तो प्लाज्मा से यदि फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अच्छे से नोट करिएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन 11 के ऊपर। क्वेश्चन 11 आप देख रहे हैं अच्छे से स्टूडेंट्स। 11 में दिया है रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग बचता है। रक्त मीन्स ब्लड से आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो रक्त मीन्स ब्लड से जो आरबीसी है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल है, को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन दूसरा है, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो दूसरा था, ठीक है। तो उसमें जो है फाइब्रिनोजन को निकाला जाता था, इसमें कह रहा है रक्त से आरबीसी
अब उसमें प्लाज्मा से देखो, जो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए 10th क्वेश्चन, उसमें था कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकालने से क्या बचेगा, तो उसमें था सीरम बचता है। लेकिन ये क्वेश्चन 11 है, इसमें कह रहा है ब्लड से आरबीसी को जब निकाल देते हो तो शेष भाग क्या कहलाता है। जब हम ब्लड से आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को निकाल देते हैं तो शेष जो बचता है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का हमारे बॉडी में क्या मेन वर्क है, तो हमारे बॉडी में आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल का मेन वर्क होता है ऑक्सीजन का परिवहन। परिवहन मीन्स होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य मेन वर्क क्या है। तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल का मेन वर्क जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए होता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन 13 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन है यहाँ पे, आप देखते रहिएगा अच्छे से। हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्वेश्चन 13, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ए ऑप्शन में है अस्थि मज्जा, हृदय, यकृत, अग्नाशय। 4 ऑप्शन है। तो आपको मालूम है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल का जो है ये कहाँ पे बनता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। आपको नहीं मालूम है, जान लीजिए। आप फिर से देखिएगा, ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी बनता है, मेडअप होता है, वो हमारा अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अस्थि मज्जा आप सही कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। तो रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसमें कुछ और भी दिया है, मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ दिया है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है डब्ल्यूबीसी का। और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है ये आईपीएससी, ये जो है सॉरी, थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये है आरबीसी का, आरबीसी। तो अच्छे से नोट करिए, मैं बता रहा हूँ कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, और ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी का, और थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट का। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। फिर से आप देख लीजिएगा, आरबीसी का साइंटिफिक नेम ए होगा एरिथ्रोसाइट, दूसरा है ल्यूकोसाइट, ये होता है डब्ल्यूबीसी का, थ्रोम्बोसाइट किसका होता है, प्लेटलेट का। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही होगा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन 15 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसका मतलब आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, तो उनका नाम था एंटोनी लुवेकहॉक। इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की, तो रेड ब्लड सेल की डिस्कवरी जो है एंटोनी लुवेनहॉक ने किया था। और एंटोनी लुवेनहॉक जो है ये ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। एंटोनी लुवेनहॉक ये आरबीसी के डिस्कवरर हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे है। 16 क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का रंग जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर में होता है। प्लाज्मा का जो कलर है वो होता है लाइट येलो, या आप कह सकते हो पेल येलो। ठीक है, पेल येलो का मतलब हल्का पीला, या लाइट येलो मीन्स, ठीक है, लाइट येलो मीन्स होता है हल्का पीला। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना ये है कि ये किस ऑप्शन में है, आप देख लीजिए। तो प्लाज्मा जो है इसका जो रंग होता है, कलर होता है, ये लाइट येलो होता है, या आप कह सकते हो पेल येलो होता है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, पेल येलो। ठीक है,
येलो, तो ये होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर से आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो प्लाज्मा का जो कलर है, रंग है, ये हल्का पीला होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 17 क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर पे क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्लाज्मा जो है इसका कलर पीला किस कारण से होता है। तो थोड़ा हम लोग भी कलर चेंज कर लें। यस, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है इसका रंग पीला जो होता है वो होता है बिलीरुबिन के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्लाज्मा का जो कलर है वो येलो किस रीजन से होता है। तो प्लाज्मा का जो कलर पीला है वो किस कारण से होता है, तो वो होता है बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन के कारण, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन 18 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 18 में दिया है, भ्रूण अवस्था में या भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूणावस्था का मतलब समझिए गर्भावस्था में, जब बच्चे, भ्रूण मीन्स बहुत छोटे, बहुत ही उनका जब वो पेट में उनका निर्माण होता है तो वहीं उनका भ्रूणावस्था होता है। उस समय में कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण, जो बच्चे भ्रूणावस्था में होते हैं उनका निर्माण मतलब जो बच्चे भ्रूणावस्था में होते हैं उनके आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो जो बच्चे भ्रूणावस्था में होते हैं उनके आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अच्छे से नोट करिएगा फिर से, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 19 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 19 क्या है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 19 में आप देख रहे हैं आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जीवन काल का मतलब आरबीसी कितने दिनों तक, रेड ब्लड सेल कितने दिनों तक जीवित रहता है, जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी जो है उसका जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन तक होता है। ठीक है, तो 120 दिन आपका ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। और ऑप्शन भी है, जैसे ऑप्शन ए में 120 डेज है, बी में 150 है, और सी में 200 डेज है, और डी में 100 डेज है। इसलिए आप जानिएगा आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आपका आंसर होगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 20 पे हम चलते हैं। गाइस आप देख रहे हैं क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि मानव शरीर मीन्स ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। मतलब आरबीसी ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल कहाँ पे नष्ट हो जाता है। तो आरबीसी जो होता है, ये मानव शरीर में आरबीसी का विनाश, आरबीसी नष्ट हो जाता है, यकृत में भी नष्ट होता है, प्लीहा में भी नष्ट होता है। ठीक है, अब प्लीहा को ही एक नाम से और जानते हैं स्प्लीन। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए। कह रहा है मनुष्य के शरीर में आरबीसी कहाँ पे नष्ट हो जाता है, विनाश कहाँ पे होता है। तो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल जो है डिस्ट्रॉय लिवर में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है। एक चीज़ और जानिएगा, प्लीहा को ही स्प्लीन भी कहते हैं। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन लिखा जाता है। इसका मतलब आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन आपका तीनों सही है। तीनों सही है तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है कहाँ पे, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल जो है ये नष्ट होता है, इसका विनाश होता है। इसका विनाश यकृत में भी, लीवर में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, और प्लीहा को ही इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, इसलिए आपका तीनों सही है। तो तीनों किस ऑप्शन में होना चाहिए, उपयुक्त सभी, मतलब चारों सही हैं। चारों का मतलब तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर पे है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रगाह मीन्स रेड ब्लड सेल का कब्रगाह कौन है। तो भाई अभी अभी वहीं कब्रगाह का मतलब वहीं हुआ कि आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, उसी को एक दूसरे तरीके से पूछा गया कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं। तो हमने अभी भी डिस्कस किया था, आरबीसी का कब्रगाह जो है लीवर भी होता है, प्लीहा भी होता है, स्प्लीन भी होता है। तो उसमें लीवर तो दिया नहीं है, प्लीहा स्प्लीन दिया, इसका मतलब दोनों सही है। और प्लीहा को ही इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। प्लीहा स्प्लीन एक ही चीज़ है, प्लीहा हिंदी है, स्प्लीन उसका इंग्लिश नेम है, इसलिए दोनों सही है। तो ऑप्शन कौन सही होगा आप देख सकते हो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मानव शरीर में या ह्यूमन ब्लड में। ठीक है,
ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? बहुत बेजोड़ और बहुत ही ढांसू क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में जो है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिएगा स्टूडेंट्स, मनुष्य के शरीर में ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल का जो ब्लड बैंक है उसे किसे कहा जाता है? तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी स्प्लीन को भी कहा जाता है, स्प्लीन को ही प्लीहा कहते हैं, इसका मतलब दोनों एक ही हैं, और तितली को भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को भी कहा जाएगा, प्लीहा को भी, तितली को भी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप डी ऑप्शन को टिक कर लीजिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा 23 है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है? कह रहा है पहाड़ों पर, जब बड़े बड़े पहाड़ों पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसकी संख्या पर, उसकी नंबर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो स्टूडेंट्स आप जानते रहिएगा, जब हम पहाड़ों पर जाएंगे तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसकी संख्या जो है बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप ए को करेक्ट कर लीजिएगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल की नंबर पर जो है नंबर उसकी बढ़ जाती है। पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 20 नेक्स्ट पर। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था, पहाड़ों पर जाते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टूडेंट्स पहाड़ों पर जाते समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जब वही मनुष्य सोता है, कहीं सो जाता है, सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाती है, घट मतलब कम हो जाती है, तो इसलिए कम हो जाने वाला ऑप्शन किसमें है? बी में है। एक ऑप्शन है बढ़ जाना, कम हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो संख्या हमारी बढ़ती है, लेकिन जब हम लोग सो जाते हैं तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 25। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का मीन्स ब्लड की क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है? तो स्टूडेंट्स विटामिन, अभी इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, विटामिन के एक ऐसी विटामिन है जो ब्लड को क्लॉट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो विटामिन के जो होती है ये ब्लड को क्लॉट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और विटामिन के का केमिकल नेम मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैंने केमिकल नेम एक ट्रिक से मैं बताया था आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ABCDE के, ठीक है, ये ई है, ई के, तो इसके ऊपर ट्रिक लिखिए, रथ एक टो पी, ठीक है, इसका मतलब पी के ऊपर, के ऊपर पी आ रहा है, पी मीन्स फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। और कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो रक्त समूह की, इसका मतलब हुआ कि रक्त समूह मीन्स वही जो है हमारा जो है ब्लड नंबर, ठीक है, तो रक्त समूह की खोज, ब्लड नंबर नहीं, समूह मीन्स ग्रुप। तो रक्त समूह की खोज मीन्स डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? तो रक्त समूह को इंग्लिश में ब्लड ग्रुप कहते हैं। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो है साइंटिस्ट कार्ल स्टेनर ने की थी। ठीक है, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, रक्त समूह कह रहा है मीन्स ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी साइंटिस्ट कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑप्शन ए को आप ऐसे टिक कर लीजिएगा, आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन 27 पर। 27 कह रहा है RH तत्व, RH तत्व को इंग्लिश में कहते हैं RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर कहते हैं, कह रहा RH फैक्टर की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो RH फैक्टर की भी खोज कार्ल स्टीनर ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसमें RH फैक्टर कहीं पूछता है तो RH फैक्टर भी कार्ल लैंड स्टीनर ने ही किया था, इसलिए ये ऑप्शन आपका इसमें भी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो गाइज आप देख रहे हैं क्वेश्चन 28 है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। देखिए टोटल मैं आपको बताना रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। तो टोटल जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है? एक है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो फिर से आप देख लीजिएगा टोटल ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है। टोटल ब्लड ग्रुप की संख्या है 4। कौन कौन है? एक है ब्लड ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी, एक है ग्रुप ए बी और एक है ग्रुप ओ। अब इनके बारे में जानिए। ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, एक है ग्रुप ए बी। तो ग्रुप ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब है सर्वग्राही। ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड जो है रिसीव कर सकता है, किसी से ब्लड ले सकता है। दूसरा हमारा है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप जो है इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को, यूनिवर्सल डोनर का मतलब सर्वदाता। सर्वदाता मीन्स किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ जिसका होगा वो सर्वदाता होगा, इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनेटर। और ए बी जिसका होगा सर्वग्राही है, इसको कहेंगे यूनिवर्सल रिसीवर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कौन सा रक्त समूह मीन्स कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही ए बी होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है और ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। दिया है क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह मीन्स ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है भाई? तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, बिना उसके आप समझ नहीं पाओगे। तो ठीक है, एक मैं आपको टेबल बना के समझा रहा हूँ, टेबल से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, टेबल आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, टेबल मैं बनाने चल रहा हूँ। ये एक बड़ा टेबल है, टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, और टेबल में एक लाइन, 2 लाइन, ठीक है, बस 3 लाइन है। और ऐसे 1 2 3 4। देखिएगा यहाँ पे हमको आपको क्या समझना है इस टेबल में। टेबल में देखिएगा यहाँ हम ब्लड ग्रुप लिखेंगे, एक इसमें और लाइन कर देते हैं ऐसे। तो अब हम देखते रहिएगा, थोड़ा छोटा छोटा मैं लिखूँगा यहाँ पे। आप ऐसे समझिए, मैं डायरेक्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बताने पर इसमें स्पेस कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देखिएगा, यहाँ आपको ये समझना है। फिर से आप देख लीजिएगा, मैं फिर से बना रहा हूँ टेबल को। ये टेबल है हमारा, और टेबल में थोड़ा सा 1-2 चीज़ आपको देखना है। ये लाइनिंग एक कर दिया गया, इसके बाद 1 2 3 लाइन हो गई। ठीक है, और ऊपर जो है हम लोग क्या नोट करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम लाइन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4। ठीक है, अब हम लोग एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते रहिएगा अच्छे से। हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पे बी से ब्लड हो गया और जी से ग्रुप, इसके नीचे ब्लड ग्रुप लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ एंटीजन। देखिएगा एंटीजन, एंटीजन थोड़ा मैं लिखने में, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा इरेज करूँ इसको पहले। चलिए अब देखिएगा अच्छे से, फिर मैंने इरेज कर दिया, क्या मैं बताऊँ, रुकिएगा 1 मिनट, फिर से बना रहा हूँ मैं। ये ग्रुप बनाना ज़रूरी है, बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पे बी से ब्लड, जी पी से ग्रुप, यहाँ से ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप इसके नीचे लिखा जाएगा। और यहाँ पे रहेगा एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन है। और यहाँ पे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो अच्छे से जानिएगा, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ अब अच्छे से
क्या क्या अब हम टोटल ब्लड लिखूंगा मैं, जैसे कितने ब्लड ग्रुप हैं, जैसे पहला है, पहला ब्लड ग्रुप, ये दूसरा है, और यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे चौथा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखिएगा। ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देखते रहिएगा। देखिएगा ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन होता है, ए। ठीक है, और एंटीबॉडी भी क्या होता है, ए। चलिए ब्लड ग्रुप बी में देखिएगा, ये ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन, ये ऊपर एंटीजन है और नीचे इधर इस साइड में राइट साइड में एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या होता है, ए, और एंटीबॉडी भी ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी भी बी होता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी में। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन जो होता है, एंटीजन ए बी होता है, ए एंड बी। फिर से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ, देखिएगा ये अच्छे से। ब्लड ग्रुप ये ए बी है। ब्लड ग्रुप ए बी में जो ऊपर एंटीजन है, ये एंटीजन ए एंड बी होता है। कोई आपसे क्वेश्चन करे ब्लड ग्रुप ए बी में कितने एंटीजन होते हैं, तो आपका आंसर होगा ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी होते हैं। और एंटीबॉडी होते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो एंटीबॉडी नहीं का मतलब थोड़ा सा आप क्रॉस का टिक लगा दीजिए, नो एंटीबॉडी, मतलब ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसीलिए एंटीजन और एंटीबॉडी का कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप ओ में। ब्लड ग्रुप ओ में क्या कंडीशन है, ब्लड ग्रुप ओ जिसका होता है उसमें कोई ये ऊपर एंटीजन है। एंटीजन का मतलब यहाँ पे एंटीजन हमें बताना होगा, यहाँ एंटीजन बताना है। तो ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं होते हैं, क्रॉस का टिक मैंने लगा दिया, मतलब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। इसमें एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। ये आप अच्छे से अगर रट लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर से देखिएगा, ब्लड ग्रुप यहाँ लिखना है, यहाँ एंटीजन लिखना है, यहाँ एंटीबॉडी लिखना है। तो ये सारे हमारे ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पे एंटीजन कैसे नोट किया जाएगा, ब्लड ग्रुप ए जिसका होता है उसका एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी भी होगा। ब्लड ग्रुप बी जिसका है उसका एंटीजन भी बी होगा, एंटीबॉडी भी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें उसका जो है एंटीजन ए और एंटीजन बी उसमें होंगे, लेकिन कोई भी उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, वो एंटीबॉडी ए एंड बी होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। भाई ए बी सर्वग्राही है, अब कहलाता है क्योंकि जो ए बी रक्त समूह होते हैं उसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण तो आप ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देख रहे हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि। ए बी जो है सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होने के कारण, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। अभी मैं बताया था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो अभी मैं बताया था ए बी जो होता है वो सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता है। सर्वदाता मीन्स यूनिवर्सल डोनर। तो हमारा आंसर क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा डी सही, ओ। क्वेश्चन फिर से देखिए, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह मीन्स होता है यूनिवर्सल डोनर है। तो ब्लड ग्रुप जो होता है ओ, वो ब्लड ग्रुप ओ जिसका होगा वो जो है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होगा, ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह मीन्स ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि। भाई अभी हमने देखा था, मैं आपको ग्राफ समझाया था, क्योंकि ए बी में एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होता है। लेकिन जो ओ है उसमें एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी होता है। कहला है रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। कोई एंटीजन ना होने के कारण ये सर्वदाता कहलाता है। इसमें एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन नहीं होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। जो मनुष्य स्वस्थ होता है उसका जो है रक्तदाब मीन्स ब्लड प्रेशर, कि स्वस्थ मनुष्य मीन्स एक जो है हेल्दी बॉडी जो होती है मनुष्य की, उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mmHg। Hg क्या है, मरकरी, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर हम लोग मेज़र करते हैं वो मिलीमीटर में करते हैं, उसकी यूनिट होती है ब्लड प्रेशर की। यहाँ पे कई यूनिट है, लेकिन जो हम लोग ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं उसकी यूनिट होती है mm मीन्स मिलीमीटर में ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, और मरकरी मीन्स मरकरी में करते हैं। तो इसलिए आपका आंसर कौन सही होगा देखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है 33। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन सी बीमारी होती है। तो रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी से बॉडी में अरक्ता को इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया। तो आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी के कारण हमारे बॉडी में एनीमिया नामक डिजीज होती है, जिसको अरक्ता भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रक्त में आरबीसी रेशियो WBC का अनुपात कितना होता है। तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल का अनुपात कह रहा है, तो जान लीजिएगा कि आरबीसी जो है ये 600 टाइम्स ज़्यादा होता है WBC से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि WBC मतलब जैसे आरबीसी का अगर रेशियो 1 है तो WBC का रेशियो यदि 1 है तो आरबीसी का रेशियो कितना होता है 600 टाइम। आरबीसी हमेशा WBC से 600 टाइम ज़्यादा होता है। तो देखिए किस में सही है। तो आरबीसी और WBC का रेशियो जो है ये पहले ऑप्शन में मैच कर रहा है कि आरबीसी जो है 600 टाइम्स होता है, WBC 1 टाइम्स। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी और WBC ये 1 रेशियो होगा, ये 600 रेशियो, दोनों का रेशियो ऐसा होता है। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आरबीसी और WBC का अनुपात होता है 600/1, 600/1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है मनुष्य शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी को नहीं मालूम होगा ये चीज़। हमारे पूरे बॉडी में वह कौन सा पार्ट है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। तो आंसर है कार्निया। कार्निया आँख के पास होता है, आँख में होता है। तो मनुष्य शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा बॉडी का पार्ट ऐसा है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। तो आंसर होगा कार्निया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइज आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल की संख्या जो है, संख्या की बात कर रहा है, किस यंत्र से मेज़र किया जाता है। तो उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, और नहीं नोट करना है तो आप अच्छे से वीडियो भी देखेंगे तब भी याद हो जाएगा। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। तो आरबीसी की संख्या हमेशा हीमोसाइटोमीटर से मेज़र किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर से मेज़र किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 37 नंबर पे है रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो रक्तदाब जो होता है हमारे शरीर में, रक्तदाब जो होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से मेज़र किया जाता है। रक्तदाब मीन्स ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मेज़र किया जाता है। तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 38 नंबर पे है। 38 नंबर पे है WBC का वैज्ञानिक नाम बताइए, साइंटिफिक नेम। WBC का फुल फॉर्म जान लीजिए। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। तो वाइट ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का, ल्यूकोसाइट होता है WBC का, थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट का। ठीक है, तो WBC का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो WBC का फुल फॉर्म आप बताइए। इजली वे में ल्यूकोसाइट होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC का जीवन काल कितना दिन होता है। तो WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10-12 दिन तक, अलग अलग ऑप्शन में लिखा रहता है। 2 से लेकर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ठीक है, 10-12 तो आप कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफर होता है। तो इसलिए आपको आंसर के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि WBC का जीवन काल होता है 2 से 5 डेज। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? तो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के पूरे बॉडी में रक्त में सबसे ज़्यादा WBC जो है न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अच्छे से रट लीजिए, मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में सबसे ज़्यादा WBC पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स एक WBC है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। WBC कौन सी WBC पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे कम की बात कर रहा है। अभी कह रहा था मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा WBC, तो न्यूट्रोफिल्स हो गया था, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज करके कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? तो आंसर होगा बेसोफिल्स। डी आपका आंसर सही होगा। बेसोफिल्स सबसे कम। डेसोफिल्स भी देखो यहाँ पे जितना दिख रहा है सब WBC के ही, ये जितना दिख रहा है आपको सभी WBC के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो नाइट्रोफिल्स एक ऐसा WBC होता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और बेसोफिल्स भी WBC ही है जो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसने पूछ लिया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी WBC कौन है। यहाँ बड़ी की बात किया है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो WBC होता है उसका नाम है मोनोसाइट। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। मनुष्य के शरीर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा WBC न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स, सबसे बड़ी मोनोसाइट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? WBC करता है, ल्यूकोसाइट करता है, उपयुक्त दोनों। तो देखिएगा WBC ही करता है, और WBC का ही साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। WBC का ही साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट में है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो एलर्जी से निपटने के लिए बेसोफिल्स नामक WBC वर्क करता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 नंबर पे है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स नामक WBC वर्क करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC वर्क करता है? तो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए एसिनोफिल्स नामक WBC वर्क करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी में यदि ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में स्टूडेंट्स यदि WBC की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया, और यदि मनुष्य के शरीर में WBC ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। WBC ज़्यादा होगी तो ल्यूकेमिया, और WBC कम होगी तो ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा कमी को क्या कहते हैं? तो कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो वहीं अभी क्वेश्चन जो अभी मैं पढ़ाया था, मनुष्य के शरीर में WBC जब बढ़ जाता है उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? मनुष्य के रक्त में यदि WBC बढ़ जाती है तो कौन सी डिजीज़ आपके बॉडी में जनरेट हो सकती है? तो हमारे बॉडी में या मनुष्य के शरीर में WBC जैसे बढ़ेगा वैसे ब्लड कैंसर नामक डिजीज़ जनरेट होगा। सॉरी, ब्लड कैंसर एक बीमारी है तो ब्लड कैंसर ही बॉडी में हो जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी में यदि RBC बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो RBC बढ़ने से, जब अभी RBC बढ़ेगा तो उसको हम अभी बताए थे, उसको कहते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। तो RBC बढ़ने से जो बीमारी होगी उसका नाम है ब्लड कैंसर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि प्लेटलेट्स, ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में है बिम्बाणु, विषाणु नहीं है, लिखा है बिम्बाणु, ध्यान से देखिएगा। प्लेटलेट्स मीन्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स या बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि एरिथ्रोसाइट जो होता है ये RBC का है साइंटिफिक नेम, ल्यूकोसाइट WBC का है, और
थ्रम्बोसाइट होता है प्लेटलेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्लेटलेट्स मीन्स बिम्बाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो प्लेटलेट और बिम्बाणु का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख रहे हैं, दिया है प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है। तो प्लेटलेट या बिम्बाणु का जीवन काल जो होता है ये 8 से 10 दिन होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दिख रहा है प्लेटलेट बिम्बाणु की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है। प्लेटलेट या बिम्बाणु की संख्या का बढ़ना कहलाता है थ्रम्बोब्लास्टिक, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस दिख रहा है कि निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है। संख्या की बात कर रहा है, नंबर के हिसाब से। तो भाई सबसे ज़्यादा आपको मालूम है बॉडी में सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, उसके बाद प्लेटलेट होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, आरबीसी की है, उसके बाद प्लेटलेट की है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की, उससे कम प्लेटलेट की, उससे भी कम डब्ल्यूबीसी की। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आप बताएंगे आरबीसी इज ग्रेटर देन प्लेटलेट, प्लेटलेट इज आल्सो ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है। आकार मीन साइज के हिसाब से। तो भाई साइज में सबसे बड़ा होता है, जान लीजिए नहीं जानते हो, साइज में सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, उससे छोटा होता है प्लेटलेट्स, उससे भी छोटा होता है आरबीसी। तो साइज में आरबीसी सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। तो देख लीजिए कौन सही ऑप्शन में। तो आरबीसी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीसी सबसे बड़ा होगा साइज के हिसाब से, उससे छोटा प्लेटलेट होगा, सबसे छोटा आरबीसी होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कोशिका किसका होता है, आरबीसी का होता है, इसलिए आरबीसी सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे कम कौन पाया जाता है, जान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, दूसरे नंबर पे प्लेटलेट होता है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका जो है डब्ल्यूबीसी है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, चलिए चल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य की रक्त की सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहा है। तो ह्यूमन बॉडी जो है, मनुष्य की रक्त जो है, उसकी सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो आरबीसी होती है, आरबीसी सही है आपका। हम चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट है। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन ब्लड जो है, उसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो ह्यूमन ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका होती है प्लेटलेट की, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ए नहीं होगा, सी सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी, इसलिए आपका जो है डब्ल्यूबीसी सही हो जाएगा। सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं है, सॉरी वेरी रियली सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी कोशिका जो है सबसे बड़ी प्लेटलेट होती है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है स्टूडेंट्स, मनुष्य के रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है प्लेटलेट, उससे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी आरबीसी। तो कह रहा है सबसे छोटी की बात कर रहा है। तो ह्यूमन ब्लड है उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। ठीक है, तो हो गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स सबसे 61 नंबर पे देख रहे हैं काकरोच का रक्त का कलर कैसा होता है। कह रहा है क्वेश्चन, काकरोच का जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है। तो जो काकरोच है उसका ब्लड जो होता है, ब्लड का कलर जो होता है वो वाइट होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ब्लड का, काकरोच का जो रक्त है उसका रंग जो है सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर में होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है काकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है। जो काकरोच है उसके ब्लड का कलर किस रीज़न से उसका ब्लड जो है वाइट होता है। तो ब्लड जो है उसका वाइट होने के कारण है हीमोलिफ के कारण जो है उसका ब्लड वाइट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस का रक्त का कलर कैसा होता है। जो ऑक्टोपस होता है उसके ब्लड का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। तो ऑक्टोपस का जो होता है इसका ब्लड का कलर जो है नीला होता है, बी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है। जो ह्यूमन है उसके ब्लड का कलर किस कारण से रेड होता है, आपको मालूम है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रक्त के थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो हमारे बॉडी में जो रक्त का थक्का मीन्स ब्लड क्लॉटिंग जमाने का मुख्य प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, को मेन ब्लड को क्लॉट करने के लिए मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो ब्लड को क्लॉट कराने में मुख्य प्रोटीन फाइब्रोनोजन होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? हमारे बॉडी में क्या ऐसा प्रेजेंट है जिसके कारण हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो नहीं जमता? तो वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? तो एंटीबॉडी जो है वो 2 प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। कैसे देख लीजिएगा, एक होता है एंटीबॉडी ए, एक होता है एंटीबॉडी बी, तो इसलिए एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स देखते रहिएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन भी 2 ही प्रकार के होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा, एक होगा एंटीजन ए, एक होगा एंटीजन बी। तो एंटीजन ए, एंटीजन बी ये 2 ही टाइप का होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दिया है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त को शुद्धिकरण मीन्स ब्लड की प्योरिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? ब्लड की प्योरिफिकेशन को हम कहते हैं डायलिसिस, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं, आपको मालूम है। एक है ब्लड ग्रुप ए, एक है ब्लड ग्रुप बी, एक है ब्लड ग्रुप ए बी और एक है ब्लड ग्रुप ओ। तो इसमें एक ऑप्शन किसमें 4 है? देखिए ऑप्शन डी में 4 है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4, इसलिए 4 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो भाई कह रहा किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं है? तो रुधिर वर्ग जो है, रुधिर वर्ग मीन्स कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है? तो ब्लड ग्रुप का नाम है ओ। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, केवल एंटीबॉडी होते हैं बस। ठीक है, और एंटीबॉडी 2 होते हैं, एक है एंटीबॉडी ए, एक है एंटीबॉडी बी। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में, रुधिर वर्ग का मतलब किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन ए एंड बी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसलिए इस क्वेश्चन में किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ये आपका सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। एक मिनट, सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है क्वेश्चन में, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन फिर से पढ़ लिया जाए, क्योंकि थोड़ा जल्दी पढ़ने से क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस ब्लड ग्रुप में, रुधिर वर्ग मीन्स ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो जो मैं अभी आपको एक ग्राफ बनाया था, अभी एक ग्रुप क्या कहते हैं उसको, अभी एक मैं इसके पहले एक फिगर बनाया था कुछ समय पहले। ठीक है, उसको आप जो एक मैं टेबल बनाया था, टेबल को अच्छे से देखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो देखिएगा, जो है एंटीजन जो है ए बी में पाए जाते हैं, एंटीबॉडी एक भी नहीं पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप ए बी में, और एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ में पाए जाते हैं, और एंटीजन एक भी नहीं पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप ओ में। तो इसका मतलब कह रहा है किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो भाई वह ब्लड ग्रुप नाम है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, केवल एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात और मैं बताना भूल गया कि ब्लड ग्रुप ओ में जो है दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, लेकिन एक भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप ओ में। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लड में कितना % प्लाज्मा पाया जाता है? तो ब्लड में स्टूडेंट्स 60% प्लाज्मा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में सोना भी पाया, रक्त में गोल्ड भी पाया जाता है, रक्त में आयरन भी पाया जाता है। आयरन को लोहा कहेंगे, गोल्ड को सोना कहते हैं।
तो देखिएगा, रक्त में लोहा और सोना दोनों पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है, लोहा में आयरन पाया जाता है। सोना बहुत माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, इसका मतलब पाया तो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे सोना ना दिया हो, केवल आप आयरन लगाएंगे, लोहा को लगाएंगे। अगर दोनों दिया है तो उपयुक्त तो दोनों लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ब्लड को क्लॉट कराने में कौन सा वह एलिमेंट है जिसकी मेन उसका जो है अहम उसका इंपॉर्टेंस होता है? तो ब्लड को क्लॉट कराने में उस एलिमेंट का नाम है, उस तत्व का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम मेटल की प्रेजेंटेशन के कारण ब्लड बहुत बढ़िया क्लॉट करता है। रक्त जमाने में इसकी कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया रोल है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्लड को क्लॉट कराने में कौन सा मेटल का यूज किया जाएगा, कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ब्लड को क्लॉट कराने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इसका आंसर हमने अभी भी पढ़ा हुआ है, कैल्शियम है। चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टोटल 79 क्वेश्चन आपको मैं आज दिया हूँ, और इसलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी चैनल को देख लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल का नाम है IQ स्टडी। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत होती है तो केवल आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए केमिस्ट्री बाई अनिरुद्ध शुक्ला सर। ठीक है, केमिस्ट्री बाई के बाद अनिरुद्ध की स्पेलिंग सही लिखिएगा, ANURUDDH, अनिरुद्ध शुक्ला। केवल आप इतना सर्च करेंगे आ जाएगा, अनिरुद्ध शुक्ला। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लास्ट क्वेश्चन है अस्थि मज्जा के किस ऊतक मीन्स टिश्यूज से ब्लड का निर्माण होता है? ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं? बोन मैरो। अच्छे से नोट कर लेना, बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो से किस टिश्यूज से ब्लड का निर्माण होता है? तो उसका नाम है हेमेटोपोइटिन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो टुडे इज इनफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।